हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने बात करी थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी होती है, कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, जिसको अपन ने वर्क डन वाले प्रिंसिपल से निकाला था और जो कि आया था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जिसको कि अपन ने Q इक्वल टू सी वी जो आपका फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यूज पुट करके अपन उसके डिफरेंट फॉर्मूले निकाले थे, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू इंटू वी। उसके बाद हमने बात करी थी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि मतलब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेसेस होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने दो कंडक्टर एज्यूम करे, जैसे फर्स्ट क्या है कंडक्टर ए और सेकंड क्या है कंडक्टर बी। अब कंडक्टर ए जो है और कंडक्टर बी जो है, पहले ये कोई कनेक्टेड नहीं है, पहले कोई कनेक्टेड नहीं है, इंडिविजुअल कंडक्टर्स हैं और इनके पास चार्ज है। क्यू फर्स्ट कंडक्टर जो ए है इसके पास चार्ज कितना है आपका Q1 और सेकंड कंडक्टर के पास चार्ज कितना है Q2। ऐसे ही फर्स्ट जो कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो है C1 और ऐसे जो सेकंड कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C2। कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है C1 और ऐसे सेकंड कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है C2। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब मेरे को पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है इनिशियल जो अपन निकालते हैं कैपेसिटेंस की बात की Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वहाँ से हमारा क्या निकल जाता है Q इक्वल टू CV। तो इससे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए Q1 क्या हो जाएगा C1 V1, और इससे सेकंड कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V2। ये सारी बात कब है, जब ये दोनों कंडक्टर्स आपस में क्या है इंडिविजुअल है, अलग अलग है और चार्ज्ड है। फर्स्ट का चार्ज कितना है Q1 और सेकंड का Q2। अब अगर क्या करते हैं अपन, अब अगर ए और बी कंडक्टर को एक वायर के थ्रू, एक कनेक्शन वायर के थ्रू अगर मैं क्या कर देता हूँ जॉइंट कर देता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों जो कंडक्टर्स हैं इनके पास जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या डिफरेंट है, Q1 इसके पास और इसके पास कितना है Q2। अब बात क्या आती है कि जैसे दोनों के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब ऑब्वियस ही बात है एक के पास कम चार्ज होगा और एक के पास ज़्यादा चार्ज होगा। अब जैसे ही अपन क्या करते हैं कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। हायर चार्ज बॉडी से लोअर चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी का क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। मान लिया कि फर्स्ट बॉडी का जो पोटेंशियल है वो कितना है V1 और सेकेंड बॉडी का पोटेंशियल कितना है V2। अब जैसे ही दो बॉडीज़ को ए और बी जो कंडक्टर है इनको मैंने कनेक्ट करा एक कनेक्शन वायर से, तो हाई पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी के अंदर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। अब वो चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होगा, अपन को पता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होता है, जब तक वर्क डन होता है। और वर्क डन का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब तक दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। और जैसे ही दोनों बॉडीज़ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल, मतलब दोनों बॉडीज़ का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, सेम, तो चार्ज का ट्रांसफ़र आपका रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ समझ में आती है कि जब दोनों कंडक्टर अलग अलग थे, उनके अगर मैं बीच में कनेक्शन वायर लगा के आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होगा। और वो चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल एक नहीं हो जाता। तो पहले कितना पोटेंशियल था V1 और इसका कितना पोटेंशियल है V2। जैसे इनको कनेक्शन में लाए तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। माना कि एक टाइम के बाद पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया और वो पोटेंशियल कितना हो गया V, वो पोटेंशियल कितना हो गया V पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अपन वही बात कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में कि नाउ इफ़ द कंडक्टर्स आर जॉइंड बाय, नाउ इफ़ द कंडक्टर्स आर जॉइंड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर, जैसे उसको वायर से कनेक्ट करते हैं, देन द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट, पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा किधर की तरफ से, हायर कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर। कब तक हो जाता है, जब तक उनका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, मतलब चार्ज का फिर से क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यही क्या अपना है टॉपिक कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब लेकिन दोनों बॉडीज़ के पास इनिशियली चार्ज कितना था Q1 और दूसरी बॉडी के पास कितना था Q2। तो टोटल चार्ज इनिशियली कितना था Q1 Q2। अब चार्ज आप बाहर से तो लाई नहीं, आपने कनेक्शन वायर लगाया एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, इसका मतलब जो टोटल चार्ज अभी भी होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2। आ रहा है समझ में, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द थिन वायर इज़ नेग्लिजिबल, माना कि अब आपका जो वायर है, वायर मतलब वही कंडक्टर, कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो होता ही है, लेकिन वो वायर इतना थिन है कि अपन मान रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो थिन वायर है उसका जो कैपेसिटेंस अगर मैं कंसिडर करूँ कितना, नेग्लिजिबल, एंड द कंडक्टर्स आर सफिशिएंट डिस्टेंस अपार्ट, और कंडक्टर जो है वो बहुत दूर है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेज नहीं लगा सके, देन द कंबाइंड कैपेसिटेंस, उनका जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एक का फर्स्ट वाले का जो है
फर्स्ट का ये 2 है आपके, फर्स्ट का कैपेसिटेंस कितना है C1, दूसरे का कितना है C2, तो दोनों का मिलाया कितना हो जाएगा C1 + C2। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कितना है, होता है आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, अपन ने बात क्या करी कि दोनों बॉडीज़ में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा चार्ज का फ्लो, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वो जो पोटेंशियल सेम होने के बाद मैंने बात करी कि पोटेंशियल माना कि आपका कितना हो गया पोटेंशियल V, तो जो V है उसी को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात किसकी आ रही है कि V जो है आपका कॉमन पोटेंशियल क्या है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है Q1 + Q2 और टोटल कैपेसिटेंस आपका कितना है C1 + C2। ठीक है, अब Q1 को अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे ऊपर अपन ने बात करी Q1 को इंडिविजुअल जब चार्ज अलग अलग थे आपकी चार्ज बॉडीज, तो कितना था Q1 कितना था C1 V1 और ऐसे Q2 कितना था C2 V2। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, तो ये अपन को वैल्यूज़ किस, ये यहाँ पे अपन को ये वैल्यू किसकी मिल गई, कॉमन पोटेंशियल की। अब इफ़ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस ऑन A एंड B, अब ऑब्वियसली बात है कि इनिशियल फर्स्ट बॉडी का चार्ज कितना था Q1 और सेकेंड बॉडी का चार्ज कितना था Q2, लेकिन आपने उनको क्या करा, कनेक्ट कर दिया। तो अब ऑब्वियसली बात है दोनों के चार्ज में क्या आएगा, चेंज। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट बॉडी का जो चार्ज है वो क्या हो गया Q1 डैश, और ऐसे ही आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड बॉडी का जो चार्ज है वो कितना हो गया Q2 डैश। तो Q1 डैश के क्या वैल्यू हो जाएगी, Q अपना क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है CV। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बॉडी का जो चार्ज है वो कितना है, अपन ने कितना बोला है Q1 डैश, और C फर्स्ट बॉडी की बात करें तो C1, लेकिन V क्या है, V तो कॉमन है क्योंकि अपन ने बात करी कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो दोनों का पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो C1 V ये क्या हो गया फर्स्ट बॉडी का चार्ज, और ऐसे ही Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 V। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में डिवाइड करो तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश किसके इक्वल आ जाता है, C1 V अपॉन C2 V। V से V तो क्या हो जाता है कैंसिल, तो बचता है क्या, C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, मतलब ये जो कंडक्टर्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ये तो बात अपन ने यहाँ पे देखी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है अपनी कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जब दो आप कंडक्टर्स हैं उनको एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो उनमें एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। कैसे लॉस होता है ये ही तो आपको समझना है कि चार्ज आपके मोशन करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं वायर के थ्रू, तो चार्ज का मोशन होगा तो कॉलिजन तो हो गई उनका एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से। चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कॉलिजन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कॉलिजन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉलिजन होगा, अदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनसे कॉलिजन होगा। तो अब कॉलिजन में क्या डेवलप होती है, हीट। तो इसलिए आपकी जो कुछ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में चली जाती है जब आपका चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब आप चार्ज का ट्रांसफ़र करते हो तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV², वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो अब अपन ने माना इनिशियली जब वो कनेक्ट नहीं थे तो उनकी कैपेसिटेंस कितने थे, C1 C2, और पोटेंशियल कितने थे, V1 और V2। इसके बाद अपन बात क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन दोनों को ज्वाइन करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ C1 V1², और ऐसे दूसरी कितनी, हाफ C2 V2²। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल अपना कितना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर से कॉमन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कितनी हो जाएगी, तो फर्स्ट बॉडी की कितनी, हाफ C1 V², और ऐसे सेकेंड बॉडी की कितनी, हाफ C2 V²। V1 V2 नहीं होगा क्योंकि कॉमन पोटेंशियल आ रहा है कितना, V आ रहा है समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, हाफ दोनों में कॉमन है तो हाफ कॉमन ले लिया, V² दोनों में कॉमन है तो V² कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, C1 C2, तो ये क्या आ गया C1 + C2, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, V²। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, तो ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रही, इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसको अपन ने यहाँ पे पुट करी और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन की ये यहाँ पे लिखी, और ये V जो है V की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं ये क्या है, C1 + C2 का होल स्क्वायर, और ऊपर भी इसका स्क्वायर, यही मतलब है ना ओवरऑल स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखो C1 + C2, और यहाँ पे ऊपर भी क्या है, C1 + C2, मतलब
C1 प्लस C2 से इसकी एक पावर हट गई क्योंकि 2 है, तो नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2 और ऊपर क्या होगा स्क्वायर। अब ये ऊपर जो है देखो आपका क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है आपका A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो जब अपन यहाँ पे दोनों को क्या करते हैं पुट करते हैं तो अपनी वैल्यूज़ निकलती है किसकी, इस इक्वेशन को एलोंगेटेड फॉर्म में अपन बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब चल के जा रहे हैं इसका मतलब इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, ये जो भी अपन ने निकाली इसको यहाँ पुट कर दी। तो इनिशियल माइनस फाइनल अपन निकाल रहे हैं क्योंकि वही अपना क्या इनिशियल माइनस फाइनल ही अपना क्या है लॉस ऑफ एनर्जी। तो अपन जब ये निकालते हैं तो अपना सिंप्लीफाई होकर आ जाता है ये जो उस इक्वेशन में A प्लस बी स्क्वायर के मैं वैल्यू जब पुट कर देता हूँ तो मेरी सिंप्लीफाई फॉर्म में जो इक्वेशन आती है वो ये इक्वेशन आती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं आपका कि यहाँ पे देखो एक बार ये क्या है C1 V1 स्क्वायर और ये माइनस का C1 V1 स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो गए कट हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ये क्या है यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर माइनस का और ये क्या है प्लस का, ये भी आपस में क्या हो गए कट हो गए। अब इसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका C1 C2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है C1 C2 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है C1 C2। तो C1 C2 को क्या ले लिया मैंने कॉमन, नीचे क्या आ रहा है 2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है V1 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस V2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस का 2V1 V2। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो फिर फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो उसको क्या लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब अपन ने बात करी कि दो बॉडीज़ है, पोटेंशियल किसका ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या। तो मैंने इनिशियली माना कि V1 बड़ा है, किससे बड़ा है V2 से, और ऐसे ही बाद में अपन मान रहे हैं कि V2 जो है वो बड़ा है किससे V1 से। तो पहले V1 बड़ा है V2 से, इसको देखो आप एक बार, चाहे V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से, ओवरऑल ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो, स्क्वायर होने के बाद वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी आपका क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, आपका एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा। यही यहाँ पे आपका लिख रखा है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 छोटा हो। क्यों, क्योंकि अपन ने बात करी कि उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। इसलिए सो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड, जब भी दो चार्ज कंडक्टर क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, चार्ज का क्या होता है फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और कब तक होता है जब तक कि दोनों जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाते। इन डूइंग सो, ऐसा करने में देर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा क्या होता है लॉस, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी का क्या होता है लॉस होता है। इसलिए आपका एनर्जी का हमेशा क्या बोलते हैं कि अपन रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एनर्जी का क्या होता है लॉस, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर कि जब चार्जेस का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है और उसमें कितना लॉस आपका एनर्जी का होता है, ठीक है। थैंक यू।